नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी ज्योग्राफी की श्रृंखला लगातार चल रही थी और इसमें 2 लेक्चर पीछे आ चुके हैं, उन्हें कृपया देख लीजिएगा। वहाँ से आपका क्रम बना रहेगा और उसके बाद हमारे इस फ्री इनिशिएटिव में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लेक्चर जो है, इसमें शुरुआत हम करते हैं भारतीय सर्वेक्षण की जो भूगर्भिक विरासतें हैं वहाँ से। और एक तरफ इन इमारतों या विरासत स्थलों के नाम दिए हैं, जो कि दाहिनी ओर आप इस पूरी टेबल में देख रहे हैं, कॉलम बना है, और राज्यवार इनकी लोकेशन दी हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा किस राज्य में। तो आंध्र में कई सारी हैं, जैसे कि बेराइट की ज्वालामुखी परतें पाई जाती हैं मंगनपेटा, जो कुडप्पा जिला है आंध्र का, वहाँ पे। तो ये अवस्थिति है। एपिचियन असंगति जो है ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी क्या है, भूगर्भिक विरासत स्थल है। राष्ट्रीय भूगर्भिक मेहराब ये आपकी तिरुमाला पहाड़ियों में पड़ती है, चित्तूर जिला है। और एरोमाही डिब्बालू स्थायी तटीय लाल अवसाद ये विशाखापत्तनम में है। असल में यहाँ नाम थोड़े विचित्र हैं, लेकिन असल में इनका जो वास्तविक नाम है वो कुछ ऐसा ही है। इसके बाद केरल राज्य में कौन कौन से हैं, तो लेटराइट ये अगंदीपुरम मालापुरम जिले के पास में है। और वर्कला भृगु सेक्शन जो है ये असल में कहाँ है, तिरुवनंतपुरम जिले में है। तो इस तरह से ये भूगर्भिक विरासत स्थलों के नाम है। तमिलनाडु में काष्ठ जीवाश्म तिरुवक्कराय ये दक्षिणी आर्काट जिले के पास है। और राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क, जीवाश्म का मतलब फॉसिल से है, तो ये असल में काष्ठ जीवाश्म पार्क है, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। सुल्तानपुर जो तिरुचिरापल्ली जिला है वहाँ पे। ये सुल्तानपुर यूपी वाला मत समझ लीजिएगा, ये तमिलनाडु राज्य है। और चारकोनाइट सेंट थॉमस पहाड़ ये आपका मद्रास ही है। गुजरात में क्या है, तो तलछटी संरचनाएं यहाँ पाई जाती हैं और सादी संरचनाएं हैं। कदम बांध और पंचमहल जिला इसकी लोकेशन है। राजस्थान में कई सारे हैं, तो स्ट्रेटोमेटोलाइट पार्क है, भोजुंडा चित्तौड़गढ़ जिला पड़ता है, ये राजस्थान का है। और इसके साथ साथ आपका आकल कास्ट जीवाश्म पार्क है, ये जैसलमेर जिला है। किशनगढ़ नेफेलाइन स्पेनाइट ये अजमेर जिले में पड़ता है। और सतूर की विशाल जो सीमांत दरार है ये बूंदी जिले में है। तो ये सब प्राकृतिक धरोहरें हैं असल में, मतलब प्रकृति की संरचनाएं हैं, प्रकृति द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं और वो यहाँ सहेजी गई। इसके बाद महाराष्ट्र, सहेजने का मतलब यह है कि उनके बारे में हम जानते हैं, उन्हें सुरक्षित कहाँ रख पाते हैं। प्रकृति की ये खुली संरचनाएं हैं जो कि बनती बिगड़ती रहती हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील है और बुल्ढाना जिले में ये पड़ती है। इसका पानी गुलाबी हो गया था कुछ साल पहले। और इसके बाद आप देखें छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो पर्मियन सागरी धरातल है वो सहेजने योग्य चीज़ है। यहाँ इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं, मनेंद्रगढ़ सरगुजा जिले में इसकी लोकेशन है। छत्तीसगढ़ ये राज्य के हिसाब से इसकी लोकेशन है और जिलेवार। कभी कभी जिला पूछ लिया जाता है, लेकिन वैसे मोटे तौर पे आपको राज्य पता होना चाहिए। कर्नाटक का आप देखें गाढ़दार लावा, ये सेंट मेरी द्वीप जो है उडुपी जिले का, वो आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पार्क है, ये सकेती सिरमौर में है। उड़ीसा में लौह अयस्क का जो ये जमाव स्तर है, यानी एक स्तरीय जमाव है, ये क्योंझर जिले में स्थित है। वैसे राज्यवार लोकेशन अगर देखें तो ये ओडिशा है। झारखंड में पौध जीवाश्म ये पार्क है असल में, और राजमहल प्रक्रम में ये पाया जाता है। साहिबगंज जिले के आसपास इसकी लोकेशन है। नागालैंड में आप देख रहे हैं नागा पहाड़ी, ये ओकिलाइट स्थल है। और इसके साथ साथ सिक्किम में आप देखें डोलोमाइट से संबंधित जो स्ट्रोमेटलाइट इसको कहा जाता है। और ये बाचून पर्वत संरचना के मतलब जिलेवार अगर देखा जाए तो ये जो नामची दक्षिणी जिला है सिक्किम का, मतलब सिक्किम का दक्षिणी भाग है, वहाँ पे ये स्थित है। असल में ये पर्वतीय संरचना है, ठीक। और इसमें स्ट्रेटोमेटलाइट के जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखें हिमालय की जो हिमरेखा ऊंचाई है उसको यहाँ दिया हुआ है, और कहाँ पर हिमरेखा कितनी ऊंची है। हिमरेखा का मतलब वहाँ स्थायी हिम जमाव बना रहता है। और वैसे भी हिमालय जो है वो स्थायी हिम का जमावड़ा है, मतलब वहाँ पे स्थायी बर्फ जमी रहती है जो कि पिघलती नहीं है। उसका जो ऊपरी हिस्सा है वही पिघलता और बनता रहता है। तो उत्तर पूर्वी हिमालय अरुणाचल में जो हिमरेखा की ऊंचाई है वो औसतन 4400 मीटर है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। और कश्मीर हिमालय में ये और ज़्यादा है। आप जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हिमालय में ऊंचाई बढ़ती जाती है, यानी जो उसका एल्टीट्यूड है वो बढ़ता जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कश्मीर हिमालय 5200 यहाँ से लेकर 5800 मीटर के बीच में हिमरेखा की ऊंचाई है। कुमाऊं हिमालय में कितनी है, तो 5100 से लेकर 5500 है। और काराकोरम में 5500 से ज़्यादा है। ये सब मीटर में है। हिमालय क्षेत्र के कुछ हिमनदों के नाम दिए, और ये हिमनद पूछे जाते हैं बार बार, जैसे कि सियाचिन है। तो सियाचिन जो है ये काराकोरम श्रृंखला में है, 5400 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हिमालय, इसकी विशेषता क्या है, कभी कभी विशेषता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर
दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, आकार में और लंबाई में दोनों दिया हुआ है। बियाफो को देख लीजिएगा तो काराकोरम लद्दाख का जो बाल्टिस्तान क्षेत्र है वहाँ पे ये अवस्थित है। 5128 ये इसकी टोटल ऊंचाई है मीटर में। शिगार नदी जो है ये बियाफो और बाल्टेरो के पिघले पानी, दोनों जो हिमनद हैं उनके पिघले पानी से बनती है, मतलब बर्फ पिघलने से जो पानी बनता है उससे शिगार रिवर का जन्म होता है। और हिस्पर के बाद ये दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, क्षेत्रफल के लिहाज से विस्तृत, ऐसे पूछा जाता है। इसके बाद नंबर आता है चोगोलुंगमा का, और ये गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। 5016 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम रेंज है। गंगोत्री को तो आप जानते ही हैं, ये गंगा नदी का उद्गम है, और गंगा नदी नहीं बल्कि अगर इसे थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये भागीरथी का उद्गम स्थान है। भागीरथी यहाँ से निकलती है और जाकर जो आगे इसका मिलन होता है वो अलकनंदा से होता है, और अलकनंदा के साथ जब भागीरथी का मेल हो जाता है, पंच प्रयागों में से वो कौन सा प्रयाग होता है जरा बताइएगा जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी से मिलती हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और उसके बाद गंगा की जो मुख्य धारा है उसका जन्म होता है। तो कुल मिलाकर गंगोत्री जो हिमनद है गोमुख नाम के स्थान से ये निकलता है। गाय के मुख के समान आकृति है, चौखंबा चोटी के नीचे से इसका उद्गम होता है। तो ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है 3415 इसका ऊंचाई है मीटर में, और ये निरंतर कम हो रही है। इसके बाद आप देखें रिमो, तो लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र है 7385 ये इसकी ऊंचाई है। श्योक नदी में इसका पानी जो है, मतलब बर्फ पिघलती है तो इसका जो पानी है वो श्योक नदी में गिरता है। हिस्पार को आप देख रहे हैं, इसमें गिलगित बाल्टिस्तान इसका क्षेत्र है। 5128 मीटर इसकी ऊंचाई है। दुनिया की सबसे लंबी हिमनदी प्रणाली यही है, इसे आप हिस्पर के तौर पे देख रहे हैं। इसके बाद जेमू को देखिए, ये नेपाल सिक्किम इसका स्थान है, अवस्थिति है। 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर, और यह तीस्ता नदी को पानी देने का काम करता है। ये जो ग्लेशियर है ना जेमू, इससे जो तीस्ता रिवर है उसको पानी मिलता है। इसके बाद द्रांग द्रुंग है, ये हिमालयन रेंज में है और 4780 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जम्मू और कश्मीर के जो कारगिल जिला है उसमें जास्कर रेंज में अवस्थित है। शफत को देख लीजिएगा, ये पूर्वी हिमालयी श्रृंखला में है और 4400 मीटर ऊंचा है। और नुनकुन की चोटियों पर नुनकुन की चोटियों से ये संबंधित है, और इसका जो पिघला हुआ पानी है वो सूरू नदी में बहता है, मतलब सूरू नदी को ये पोषित करता है, पानी देने का काम करता है। सोना पानी को आप देख रहे हैं, लाहौल स्पीति क्षेत्र की जो चंद्र वैली है वहाँ पे ये स्थित है, 4000 मीटर ऊंचाई पे है। रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल रेंज का ये सबसे लंबा ग्लेशियर, इसकी लंबाई सर्वाधिक है। पीर पंजाल रेंज में सर्वाधिक है, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे किस हिसाब से कहा गया है, मतलब किसको टारगेट बना के कहा गया है वो ध्यान देना है। अब सोना पानी के नीचे आप देख रहे हैं मिलाम को, तो मिलाम तो उत्तराखंड में ही है और इसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं कि ये 2290 है। और गौरी गंगा नदी का ये मुख्य स्रोत है। कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है इसकी अवस्थिति के हिसाब से। और रूपल को देख लीजिए, ये कश्मीर का है और 6326 ये इसकी ऊंचाई है। और ग्रेटर हिमालय में स्थित ये उत्तर पूर्व की ओर इसका जो प्रवाह है, मतलब इसके पिघलने से जो पानी बनता है बर्फीला पानी, वो किधर की ओर बहता है तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है और अंत में किसी न किसी पहाड़ी नदी में जाकर मिल जाता है। ये एक बड़ी चीज़ है। इसके बाद गंगरी को देख लीजिए, नुनकुन पर्वत से इसका संबंध है, हिमालयन रेंज तो है ही है। 7135 ये इसकी ऊंचाई है और नुनकुन श्रेणी में सबसे बड़ा ग्लेशियर ये है। नुनकुन को हमने ऊपर भी देखा था शपथ के रूप में। इसके बाद गंगरी को आपने देख लिया। 12 शिगरी को देख लीजिए, 4570 इसकी ऊंचाई है मीटर में और हिमालय में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है जो कि चिनाब के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यहाँ से एंटीमनी के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीमनी एक तत्व है जिसका कि यहाँ पर भंडार पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल चंद्र घाटी है वहाँ इसकी अवस्थिति है। इसके बाद डायमीर यहाँ लिखा है, वो असल में दायमीर है और ये नंगा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और ये फिलहाल पीओके में है, मतलब पाकिस्तान ने उस पर जबरदस्ती कब्जा जमाया है और क्षेत्र हमारा है कश्मीर का। तो 4203 ये इसकी ऊंचाई है। डायमीर पर्वतों को पर्वत के राजा के रूप में भी जाना जाता है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। तो इस हिसाब से इसकी विशेषता दी हुई है, मतलब इनसे खास क्या बातें जुड़ी हो सकती हैं वो दे रखा है। पिंडारी को तो आप जानते ही हैं कि पिंडारी नदी इसी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडारी नदी को ये पानी देने का, मतलब जन्म देने का असल में काम करता है और उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र ये है। 3353 ये इसकी ऊंचाई। चोंगकुमदान जो है ये काराकोरम रेंज में ही है और काफ़ी अच्छी ऊंचाई है, 7071 ये मीटर में है और लद्दाख इसकी अवस्थिति है। श्योक नदी के लिए खतरा है। श्योक नदी के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि इसमें से बहुत बड़े बड़े बर्फ के जो टुकड़े हैं बड़े आकार के, वो पिघल कर नीचे गिरते हैं और पानी अवरुद्ध कर देते हैं और जब एक झटके में उनका पानी रिलीज होता है तो आगे एक बहुत भीषण बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इसके बाद बाल्टेरो को आप देख रहे हैं, ये काराकोरम का है। तो इतना हमने देखा, मतलब कुछ जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर थे उनकी ऊंचाई और उनके आकार प्रकार पर चर्चा की। अब इसके बाद भूकंप परिमाण का जो रिएक्टर स्केल है, असल में रिक्टर स्केल है, उसको हम देखेंगे। इसकी श्रेणियाँ होती हैं और इसका प्रभाव होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है, अगर 1 से लेकर 2.9 के बीच का होता है, यानी 1 से ज़्यादा होता है और 2.9 से कम होता है, तो इसको हम माइक्रो रेंज कहते हैं और ये रिकॉर्ड करने योग्य तो होता है, मतलब ये पैमाने की रेंज में आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तो हो जाएगा, लेकिन इसे इंसान महसूस नहीं कर पाता। इंसान महसूस नहीं कर पाता है। जो बाकी जीव जंतु हैं जो कि संवेदनशील होते हैं, जैसे चींटियाँ या बाकी पक्षी या जितने भी जीव हैं, इंसान से संवेदनशीलता सब में ज़्यादा होती है।
तो ये सब महसूस कर लेते हैं, मतलब बाकी जीव महसूस कर सकते हैं लेकिन मनुष्य महसूस नहीं कर सकता है। और 3 से लेकर 3.9 के बीच में अगर मैग्नीट्यूड इसका होता है यानी परिमाण होता है तो ये माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। लोग इसे महसूस करते हैं और याद रखते हैं कि अच्छा मेरे जीवन में इतने समय भूकंप आया था, लालटेन हिलने लगी थी, बल्ब हिलने लगा था और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा था। तो इस तरीके का ये माइनर कैटेगरी का होता है। उसके बाद लाइट कैटेगरी जो है इसकी होती है जब मैग्नीट्यूड इसका 4 से लेकर 4.9 के बीच का होता है, मतलब 4 से ज़्यादा होता है, 4.9 से कम होता है। और इसमें लोगों को महसूस होता है, काफ़ी अच्छे से महसूस होता है। सोए लोग भी हिलने लगते हैं तो वो उठ जाते हैं, घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन नुकसान नहीं होता बिना किसी नुकसान के। तो इसको भी लोग बड़े शौक से याद करते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है मॉडरेट। मॉडरेट में यह है कि ये डरा देता है लोगों को, खासतौर पे जो भूकंप के आदती नहीं है और उस इलाके में ऐसा अगर मॉडरेट लेवल का भूकंप आता है तो लोग डर जाते हैं कि इमारत गिर जाएगी। हल्का फुल्का नुकसान होता है, मतलब 2-4 प्लास्टर छत से उखड़ सकते हैं, अगर कमज़ोर दीवार है तो गिर भी सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम होती है। मामूली नुकसान होता है और ये सभी को महसूस होता है। अब स्ट्रॉन्ग कौन सा कैटेगरी होता है, तो ये वाला जो है ये मजबूत होता है और ये 6 से लेकर 6.9 के बीच में रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया जाता है। आबादी वाले क्षेत्रों में मध्यम क्षति होती है, 2-4 इमारतें गिर सकती हैं। मेजर जो है वो होता है 7 से लेकर 7.9 के बीच का। इसमें लोग मरते भी हैं, कितना भी भागें लेकिन दब कर मरते हैं और भूकंप के शिकार होते हैं। और आप समझ रहे हैं कि ग्रेट का मतलब है 8 से लेकर 9-10 मैग्नीट्यूड तक जाना, तो वहाँ पर ये होता है कि बहुत भयंकर विनाश होता है। और ये वाला भूकंप तब आता है जब कोई बड़ी हलचल जमीन के अंदर होती है, मतलब अंदर कोई टेक्टोनिक मूवमेंट इतना तेज हो जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रक्रिया होती है। और हिमालयी क्षेत्र भूकंप के लिए काफ़ी संवेदनशील है। आप जानते हैं कि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है और ये वलित पर्वत लगातार बन रहा है, अपने आप को बना रहा है और अंदर से उत्थान हो रहा है, यानी अंदर से जमीन ऊपर की ओर उभार ले रही है। अभी भी हमारी जो भारतीय महाद्वीपीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है और इस वजह से अंदर जमीन में अशांति फैली हुई है। तो इस अशांति की वजह से बड़े जो भूकंप है उनकी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब आगे चलते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपवाह का प्रकार आप देखेंगे और अपवाह का एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले तो प्रकार है अध्यारोपित अनुवांशिक या जल निकासी का ये एक प्रकार है। इसको अनुवांशिक या अध्यारोपित अपवाह मूल रूप से कहते हैं। ये वाला नाम ज़्यादा फेमस है, आप इसी नाम से याद रखिए। अब अपवाह के उदाहरण के तौर पे आप दामोदर नदी का अपवाह देख सकते हैं, मतलब इसका जो अपवाह तंत्र है। स्वर्ण रेखा का भी ऐसा ही है। चंबल और बनास नदियाँ रीवा के पठार से ये प्रवाहित होती हैं, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद वृक्षाकार जो अपवाह तंत्र है, ये गंगा और सिंधु नदी जो मैदानी नदियां हैं, हिमालय से निकलकर मैदान में उतरती हैं और समुद्र में जाती हैं अपने उच्चावच के हिसाब से, तो उनका अपवाह तंत्र कुछ इसी प्रकार का होता है। वृक्षाकार मतलब वृक्ष के जैसी संरचना होती है, एक मूल तना होता है, बाकी शाखाएं ऐसे फैली रहती हैं। जालीनुमा अपवाह तंत्र क्या होता है, तो जाली बन जाती है, मतलब दो ऐसे समांतर गुजर रही हैं, उनको कनेक्ट करने वाली ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, तो ये क्या है, जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिंहभूम जो पूरी पर्वत श्रृंखला है, मतलब सिंहभूम क्षेत्र है, वहाँ की जो नदियां हैं, छोटा नागपुर का पठार पर्वतमाला के लिहाज से, वहाँ पर नदियां इसी प्रकार के पैटर्न को दर्शाती हैं, जालिकानुमा। कंटकीय जो है ये अरुण नदी जो कोसी की सहयोगी है, वो इस प्रकार का अपवाह दर्शाती है। आयताकार अपवाह तंत्र जो है वो विंध्य पर्वतमाला में नदियों का देखा जाता है। अब केंद्रीय अपवाह, अब केंद्रीय का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर, मतलब एक बीच का स्थान होता है, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलकर बाहर की ओर जाती। तो ये अब केंद्रीय अपवाह जो है ये गिरनार पहाड़ियों में दिखाई देता है। गिरनार माने गुजरात की बात हो रही है, काठियावाड़ क्षेत्र है, और असम की जो मिकीर पहाड़ी है वहाँ भी नदियाँ इसी तरह के व्यवहार को दर्शाती। इसके बाद वलयाकार यानी ऐसा छल्लेदार, ये आपका पिथौरागढ़ में नदियों का देखा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में भी, यानी तमिलनाडु केरल इत्यादि में भी ऐसा नदियों का पैटर्न दिखाई देता है। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों में दिख रहा है। समानांतर वाला जो है वो कई जगहों पर दिखता है, जैसे कि सूर्या, कुल्लू, और इसके अलावा महाराष्ट्र, जवारी, तालपोना, काली नदी, शरावती, मतलब कर्नाटक की बात हो रही है, पौरानी, पेरियर। यहाँ नदी के नाम के साथ साथ में राज्य का नाम दिया हुआ है। तो नदियाँ कौन कौन सी हैं, किस किस राज्य में ये समानांतर अपवाह दिखाई देता है, मतलब ये आपस में मिलती नहीं है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर बहती रहती हैं। तो ऐसा अपवाह तंत्र हम देखते हैं। और अव्यवस्थित यानी अस्त व्यस्त, ये वाला काराकोरम पहाड़ी में जो हिमनद से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वहाँ दिखाई देता है, क्योंकि पहाड़ उबड़ खाबड़ होते हैं। तो वहाँ ये स्थितियाँ कैसी होती हैं, धारा का कुछ फिक्स नहीं होता है, वो किधर जाएगी। अब भारत में जलवायु का जो कोपेन वर्गीकरण है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोड दिया है, जलवायु का प्रकार दिया है, विशेषताएं दी है, तापमान दिया है, वर्षा वहाँ पे कैसी होती है, मतलब किस जलवायु क्षेत्र में कितनी वर्षा और कैसी वर्षा होती है, कौन से मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, और भारत के कौन से क्षेत्र इस तरह की जलवायु की स्थितियों में आते हैं। इतनी सारी चीज़ों को हम एक टेबल में कवर करेंगे। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इससे प्रश्न बनते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कोड है AW, ए कैपिटल है, W स्मॉल है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु को ये दर्शाता है, और उष्णकटिबंधीय सवाना घास भूमियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो कि एक खास मौसम में अपने पत्ते को गिरा देती।
सबसे गर्म महीना इसमें इस तरह के क्षेत्र में होता है मई का। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम होता है 27। और सबसे ठंडा महीना जो है उसमें तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का होता है। दैनिक जो वार्षिक तापमान है वो उच्च स्तर पर होता है। मतलब आप देख रहे हैं कि जब सबसे ज़्यादा ठंडी है तब भी 18 से नीचे तापमान नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी वाली कंडीशन नहीं है और गर्मी भी एक ठीक ठाक मात्रा में पड़ती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ वर्षा होती है और सर्दियाँ आमतौर पर सूखी ही होती हैं। भारत के कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत आता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, ये सब AW प्रकार का जो क्लाइमेट है उसमें कवर होते हैं। इसके बाद AMW का नंबर आता है और AMW जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु को दर्शा रहा है। छोटा ठंडी का मौसम होता है, सदाबहार वर्षावन इसमें पाए जाते हैं। औसत वार्षिक तापमान जो है वो 24 से लेकर 27 के बीच में बना रहता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय यहाँ वर्षा बहुत अच्छी खासी होती है, 200 सेंटीमीटर से हमेशा ज़्यादा होती है। कोंकण, मालाबार तट, बैल माहुआ क्षेत्र, तमिलनाडु का पठार, त्रिपुरा का जो दक्षिणी इलाका है, मिजोरम, ये सब इसमें आते हैं। AS प्रकार की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की होती है। असल में मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु तो है, इसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है। गर्मियाँ आमतौर पर सूखी होती हैं और माध्य मासिक तापमान जो है वो हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की औसत में होती है, मतलब इसी के बीच में रहती है। और सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में इसे प्राप्त किया जाता है, यानी वर्षा की जो मात्रा है वो अधिकतर सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में प्राप्त होती है। कोरोमंडल तट के सहारे एक बहुत पतली पेटी इसमें आती। इसके बाद BSHW को आप देखेंगे और अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु इसके अंतर्गत आती है। मार्च से लेकर मई तक गर्म और सूखी गर्मी पड़ती है। उच्चतम तापमान इसमें 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मौसमी वर्षा होती है गर्मी के महीने में। क्षेत्र कौन कौन से हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पूर्वी राजस्थान है, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, इसके जो वृष्टि छाया क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसी वर्षा और ऐसा पैटर्न देखा जाता है। इसके बाद अगला प्रकार जो हमारा है वो है CWG और ये थार मरुस्थल में इस प्रकार का देखा जाता है। मतलब इस तरह की जलवायु आमतौर पे हमारे थार डेजर्ट में पाई जाती है। ये मध्य उष्मीय जलवायु होती है और गंगा के मैदान का जो बाहरी इलाका है, मतलब जो इसका आगे का विस्तार है, जो कि बाहर की नदियाँ हैं या दूसरी नदियाँ हैं उनकी घाटियों में अतिक्रमण करता है, वहाँ ऐसी जलवायु देखी जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि गर्म मरुस्थलीय जलवायु होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, शुष्कता ज़्यादा होती है, जलवायु शुष्क होती है और सर्दियाँ भी आमतौर पर सूखी होती है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि कुल मिलाकर वर्षा की मात्रा ही कम होती है। 40 सेंटीमीटर से नीचे की ही औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, यानी बहुत कम बारिश होती है। और औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे ठंडे महीने का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो आप देख रहे हैं कि मई और जून का पहला, मतलब मई का पूरा महीना और जून का जो पहला सप्ताह है या आधा महीना, वहाँ तक रिकॉर्ड किया जाता है। तो चूंकि ये मरुस्थलीय इलाका है और यहाँ रेत पाई जाती है, तो रेत में वैसे भी दिन और रात का तापांतर अच्छा खासा होता है। दिन में टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, रात में उतना ही कम हो जाता है। DFC प्रकार की जो जलवायु है ये ठंडी आर्द्र सर्दियों को दर्शाती है। छोटी नम गर्मियाँ होती हैं और नम सर्दियाँ होती हैं। मतलब गर्मी का मौसम इसमें सिकुड़ा हुआ होता है, छोटा सा होता है। सर्दियों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से और गर्मी का तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 35 के बीच में बना रहता है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। सिक्किम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर DFC प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट अगला जो प्रकार है वो है E और उसके बाद ET को भी देखेंगे। तो E जो है ये ध्रुवीय जलवायु को यानी पोलर क्लाइमेट को दर्शाता है। और ध्रुवीय जलवायु कैसी होती है, बर्फीली होती है। तो वर्ष के अधिकांश भाग में जो क्षेत्र है वो बर्फ से ढका रहता है, स्थायी हिम का जमाव होता है। सबसे गर्म महीने का तापमान जो है वो 10 डिग्री होता है और प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई, ये 100 नहीं है 10 है, यहाँ 10 डिग्री आप मान लें। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी तो कहीं जाकर 10, वो भी उससे कम ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और 100 मीटर की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है ऊपर की ओर वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। तो ये एक सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो इसी वजह से जो ज़्यादा ऊंचे स्थान है, हिमालय ऊंचा है आप जानते हैं, तो उसके जो सबसे ऊपरी भाग है वहाँ स्थायी हिम जमी रहती है। तो ये उन्हीं इलाकों में से एक जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ कुछ नहीं उगता है, और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा और उत्तराखंड का भी कुछ हिस्सा ऐसा ही है। हालांकि यहाँ छोटे इलाके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आप देखेंगे तो ये ऐसी ही ऊंचाई पे। लद्दाख वाला जो है वो टुंड्रा में पड़ जाता है, बाकी कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो ध्रुवीय जलवायु में आता है। तो टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है वो ईटी है। यहाँ जो रही सही कसर है वो भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक तो कुछ गनीमत थी। यहाँ पर आते आते जो गर्म महीने का औसत तापमान है वो 0 से लेकर 10 के बीच में आ जाता है। यहाँ तो क्या है कि 10 के आसपास रहता है कम से कम, यहाँ 0 से 10 के बीच में रहता है, मतलब किसी भी हाल में 10 नहीं छुएगा, उसके अंदर ही रहेगा। तो ठंडी बहुत ज़्यादा हमेशा रहती है, मतलब हमेशा पूरे साल भर अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और 5 के आसपास बना रहे तो ठंडी स्थायी रूप से रहेगी। और ध्रुवीय बर्फीली टोपियाँ यहाँ पे पाई जाती है, मतलब जो चट्टानों जो पर्वतमालाएँ हैं, चोटियाँ हैं, उनका ऊपरी हिस्सा जो उनकी नोक है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है इतने कम टेम्परेचर की वजह से। और मिट्टी जो है वो होती तो है
लेकिन सैकड़ों मीटर नीचे वो दबी रहती है। मतलब सैकड़ों मीटर की एक मोटी परत रहती है जो कि बर्फ की है, स्थायी हिम की है, और उसके नीचे कहीं जाकर मिट्टी होती है। तो इतनी गहराई में पौधे की जड़ें पहुंच ही नहीं पाएंगी, उससे पहले बर्फ की वजह से खराब हो जाएंगी। तो यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर काई और लाइकेन जैसी चीज़ें पाई जा सकती हैं। आमतौर पर वनस्पतियाँ यहाँ नहीं के बराबर होती हैं। और ऐसी जो जलवायु है वो लद्दाख, यहाँ आप देखें, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भी जो ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पाई जाती है। आमतौर पर लद्दाख और कश्मीर में देखी जाती है। तो ऐसे हम देख रहे हैं टुंड्रा प्रकार की जलवायु को। अब इसके बाद हम देखेंगे मिट्टियों को। मिट्टी की चर्चा हुई और हमने ये देखा कि मिट्टी जब ज़्यादा गहराई में थी और बर्फ ऊपर एक मोटी परत के रूप में जमी हुई थी तो पौधों का उगना संभव नहीं था। अब यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब कितने एरिया में वो फैली हुई है, और साथ में मिश्रण, यानी मिट्टी में क्या क्या चीज़ें हैं। मिट्टी जो है वो एक पदार्थ है और पदार्थ के अंदर कौन कौन से तत्व हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और उसमें कौन सी चीज़ अच्छी उगती है, यानी कौन सी फसल हम पैदा कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ये सब हम देखेंगे। तो ये टेबल देखिए। सबसे पहले नंबर आता है भूरी मिट्टी का। इसका रंग कैसा होता है, भूरा या धूसर होता है। ये भूसर नहीं बल्कि धूसर है। 3.6 मिलियन हेक्टेयर में इसका विस्तार है। ध्यान दीजिएगा, ये हेक्टेयर नहीं है, मिलियन हेक्टेयर है, मतलब बड़ी मात्रा है। और प्रतिशत इसका पूरे जो भारत की मिट्टियां हैं उसमें कितना है, 1.09 है, यानी बहुत थोड़ा सा शेयर। इसमें आयरन ऑक्साइड आमतौर पे होती है और इसी वजह से इसका रंग भूरा होता है, ललछाऊ भूरा होता है। और राजस्थान और गुजरात में ये पाई जाती है। इसमें कपास अच्छी होती है और जितने भी तिलहन होते हैं वो बढ़िया होते हैं। ऑयल सीड्स यहाँ पे बेहतर होते हैं। लैटेराइट प्रकार की मिट्टी जो है ये करीब 12.2 मिलियन हेक्टेयर में भारत में फैली हुई है और 3.7% हिस्सा ये पूरी भारतीय मिट्टियों का घेरती है। लोहे और एल्यूमिनियम की इसमें प्रचुरता होती है। इसमें भी लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, साथ में एल्यूमिनियम होता है। और कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन कम पाई जाती है, पोटाश कम पाया जाता है, पोटेशियम भी कम होता है, चूना और जैविक पदार्थ भी इसमें कम पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल हिल्स, सतपुड़ा, विंध्यन और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम का जो उत्तरी कछारी क्षेत्र है वो, और मेघालय की गारो पहाड़ियाँ, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पर ये लैटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें रागी की फसल बहुत अच्छी होती है। बाकी गन्ना और काजू भी उगाए जा सकते हैं और चावल की भी खेती कहीं कहीं हो जाती है जहाँ आर्द्रता थोड़ी ज़्यादा होती है। वैसे भी ये कछारी क्षेत्र है तो आर्द्रता पाई जाएगी। इसके बाद अब अगले क्रम में चलते हैं तो है करेवा मिट्टी, जो कि स्तनधारियों के जीवाश्मों से प्रचुर होती है। मतलब इसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पीट मृदा भी पाई जाती है, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है। और कश्मीर घाटी और जम्मू का जो डोडा जिला है, भद्रवाह घाटी है, वहाँ पे ये पाई जाती है। केसर के लिए बड़ी अच्छी होती है। केसर की का जो पूरा पैटर्न है वो इसमें बढ़िया से डेवलप होता है। केसर के पौधे लगाए जाते हैं, फूल निकलता है, फिर उसमें से केसर के जो कण है उसको अलग किया जाता है, रेशे अलग किए जाते हैं, तो उसके लिए अच्छा होता है। सेब के लिए अच्छा होता है, अखरोट के लिए अच्छा होता है, बागानी फसलों के लिए बढ़िया होता है, मतलब बागानी खेती कोई भी करनी है तो उसके लिए अच्छा होता है। बादाम भी उगाए जा सकते हैं। इसके बाद पर्वतीय प्रकार की मृदा होती है और पर्वतीय प्रकार की मृदा जो है वो अम्लीय होती है, उसमें एसिडिक नेचर होता है, यानी उसका जो पीएच मान है वो हमेशा हर हाल में 7 से कम होता है और कहीं कहीं बहुत कम होता है। और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। तो जो मिट्टी अम्लीय है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी। तो 18.2 मिलियन हेक्टेयर के एरिया में ये फैली हुई है और पूरे भारतीय मिट्टियों का ये कवर करती है 5.51%। हिमालय का जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है और असम का भी कुछ इलाका, इसके अलावा दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। मक्के के लिए ठीक होती है, चावल भी उगी आता है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं होता, और लेग्यूम्स के लिए अच्छी होती है। चारा वाली फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं, बागानी खेती भी की जा सकती है, लेकिन कुछ भी बहुत बढ़िया नहीं होता है। मरुस्थलीय मिट्टी को देखिए, ये यहाँ आप देख रहे हैं 14.6 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है और 4.42% ये पूरी भारतीय मिट्टियों का कवर करती है। घुलनशील नमक की उच्च प्रतिशतता इसमें होती है, मतलब खारापन होता है, और जो जैवीय तत्व हैं वो काफ़ी कम होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्रतिशतता है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस और वेरिएशन पाया जाता है। तो ये पाई कहाँ जाती है, आप देखें, राजस्थान, पश्चिम अरावली, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा का पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, इन सब में ये पाई जाती है, मतलब इन राज्यों में इसका विस्तार है। बाजरा, दालें, ज्वार और एलोवेरा जैसी जो फसलें हैं जिन्हें कि कम पानी चाहिए होता है, ये सब ऐसी फसलें हैं। दाल भी जितने लगभग दलहन होते हैं वो कम पानी के ही हकदार होते हैं। बाकी बाजरे को भी कम पानी चाहिए होता है, ज्वार भी एक रूखा अनाज है, उसको भी कम पानी की जरूरत होती है, और एलोवेरा को भी। तो इस तरह की जो कम पानी वाली फसलें हैं या खेतियां हैं वो इसमें की जा सकती हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं लाल और काली मिट्टी को। तो लाल काली मिट्टी जो है ना, ये 17.8 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भारत में फैली हुई है और पाई कहाँ जाती है, तो बुंदेलखंड का जो आइसोलेटेड हिस्सा है, यानी एकदम से अलग थलग पड़ा हिस्सा है, वहाँ पाई जाती है। उसके अलावा राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है, मतलब पूर्वी अरावली श्रृंखला, वहाँ आप इसे देख सकते हैं। इसमें अच्छी खासी फसलें उग जाती हैं। तब भी इसमें देखें कि मक्का, बाजरा, ज्वार, बाजरा, ये बाजरा 2 बार दे दिया है, कोई बात नहीं। तो मक्का, ज्वार, बाजरा, उसके अलावा दालें और तिलहन लगभग सभी प्रकार के वो यहाँ उगाए जा सकते हैं लाल काली मिट्टी में।
अंतर पर्वतीय मिट्टी जो है मृदा, ये कुछ अलग ही प्रकार की होती है। अंतर पर्वतीय मृदा जो है ना, ये प्राकृतिक रूप से क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, यानी इसकी जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा 7 से ज़्यादा होती है। और इसका विस्तार करीब 5.7 मिलियन हेक्टेयर में है और 1.73% ये पूरे भारतवर्ष के भूभाग का यानी मिट्टियों का कवर करता है। जम्मू कश्मीर से असम तक पूरा जो झेलम और सिंधु घाटी अंतर पर्वतीय तराई क्षेत्र है वहाँ पे ये पाई जाती है। चावल की इसमें खेती होती है, चूंकि ये तराई रीजन है तो तरी अच्छी खासी होती है, तो चावल इसमें बढ़िया उगता है। इसके बाद हिम क्षेत्र आता है, और हिम क्षेत्र में मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सैकड़ों मीटर नीचे। तो ऐसे में आप जानते हैं कि बर्फ और हिमानी से ये ढकी हुई होती है और मिट्टी बेचारी कुछ उगाने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से बर्फ की एक मोटी परत होती है। तो कृषि के लिए ये अनुपयुक्त होती है। जब मिट्टी खुली रहेगी तभी उसमें कुछ उगाया जा सकता है। तो 4.0%, माफ कीजिए 4.0 मिलियन हेक्टेयर में ये फैली हुई है, जो हिमालय का एकदम से ऊपर का हिस्सा है, हाई एल्टीट्यूड रीजन है, वहाँ पे ये पाई जाती है और यहाँ आमतौर पे कुछ नहीं उगता है। करीब 1.21% ये पूरे भारतवर्ष के भूभाग का घेरती है। इसके बाद काली रेगुड़ मिट्टी का नंबर आता है, जो कि आंतरिक रूप से अगर देखी जाए तो उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम्स के रूप में जानी जाती है। 49.89, यहाँ आप देख रहे हैं 49.89% ये मिलियन में है, मतलब मिलियन हेक्टेयर में विस्तार है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। और साथ में 15.09% ये पूरा भारतवर्ष की जो मिट्टियां हैं उनका कवर करती है। इसका जो विस्तार है वो कितना है? तो 49.8 मिलियन हेक्टेयर में ये फैली हुई है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो लोहा पाया जाता है, चूना पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब की अधिकता होती है। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैवीय पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो आप देख रहे हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड से राजमहल हिल्स तक ये पूरा फैली हुई है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एरिया इसमें कवर होता है। यहाँ यहाँ ये काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको कि रेगुड़ मृदा या स्वतः कृषि मृदा भी कहा जाता है। इसमें अच्छाई ये होती है कि इसका रंग काला है और इसमें रंध्र बहुत कम पाए जाते हैं। तो एक बार अगर आप इसकी सिंचाई कर देते हैं तो बार बार इसे सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये कपास के लिए वरदान होती है। इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो कपास इसमें बहुत अच्छे तरीके से उगता है। उसके अलावा दलहन, ज्वार, बाजरा, लेंसीड और अरंडी यानी जो रेड़ है वो भी इसमें उगता है। तो रेड़ कहाँ नहीं उगता? उसके अलावा तंबाकू, गन्ना, मसाले, फल और सब्जियां, सब कुछ इसमें उगाया जा सकता है। ये उपजाऊ होती है। इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की कमी तो पाई जा रही है, लेकिन बाकी जो पदार्थ हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन की कमी अगर पूरी कर दी जाए तो लगभग सारी फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं। तो प्राकृतिक रूप से ये कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके बाद आप देखें लवड़ी और छारी, जिन्हें कि रेह मिट्टी कहा जाता है, और रेह का इस्तेमाल पहले के समय में डिटर्जेंट के तौर पे किया जाता था सफाई के लिए, क्योंकि इसमें खारापन होता है। और कालर, असर, रारूर, थूर, कॉपी, चौपन, बहुत सारे इसके स्थानीय नाम हैं। जो पूर्वोत्तर इलाका है भारत का और पूर्वी हिस्सा है भारत उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे इसे रेह के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट इसमें होता है। तो सोडियम लवणों की उपस्थिति की वजह से इसके अंदर सफाई करने वाला गुण होता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में ये फैली होती है। बरसीम, ढैंचा और फलीदार फसलें इसमें खूब बढ़िया होती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं पीट या दलदली मृदा, तो इसमें जैविक तत्वों की प्रधानता होती है। जैविक तत्व इसमें क्या होते हैं? भरपूर मात्रा में होते हैं। जीवांश भरपूर मात्रा में होता है। केरल का कोट्टायम और अलपुंझा जिला जो है वहाँ पे पाई जाती है। कृष्णा, कावेरी और जो नदी बेसिन है कच्छ के रन में पाई जाती है। इसमें चावल की खेती हो जाती है, लेकिन चावल की खेती उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती है, तब भी ठीक ठाक मात्रा में होता है। और महानदी बेसिन जो है वहाँ भी कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे ये पीट मृदा पाई जाती है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी का नंबर आता है, जो कि है खादर बांगर के नाम से। इसमें नई कौन है, पुरानी कौन है, जरा बताइएगा। मिट्टी की परतें नई नई बनती है ना, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उससे नई मिट्टियाँ बनती हैं, मतलब नई परतें बनती हैं। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसका क्या नाम है और नई वाली का क्या नाम है? यहाँ दोनों का नाम दिया है। फिलहाल इसका विस्तार कितना है? तो 143.1 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। 43.36% ये पूरी भारत की मिट्टियों का कवर करता है, यानी एक बड़ा हिस्सा। पोटाश की इसमें अधिकता होती है, मतलब पोटाश इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस कम पाया जाता है। और नदी का जहाँ मैदान होगा, जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, ताप्ती के जो मैदान है वहाँ इसकी बहुलता है, मतलब इस तरह के जलोढ़ मिट्टी के मैदान पाए ही जाते हैं। इसमें लगभग सब कुछ उग सकता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि इतने उपजाऊ होते हैं कि अगर अन्न का दाना ऐसे फेंक भी दीजिए तो वो जम जाएगा, कुछ न कुछ तो निकल ही आएगा। हालांकि अब समय के साथ साथ खेतों की उर्वरता कम हो रही है, क्योंकि बार बार खेती हो रही है, दोहन हो रहा है, लेकिन इनकी विशेषता ही कुछ ऐसी होती है। तो गेहूं, मक्का, गन्ना, इसके अलावा सरसों, बरसीम, चारा और बहुत कुछ, लगभग सारी फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं। लाल मिट्टी का प्रतिशत देखें तो प्रतिशत पहले बाद में देखेंगे। यहाँ आप देखें विस्तार, तो 61 मिलियन हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल इसका है और 18.49% ये पूरे भारतवर्ष की मिट्टियों का कवर करता है। फेरिक ऑक्साइड की वजह से इनका रंग लाल होता है। चूना और फास्फेट तथा मैग्नीज की कमी होती है इसमें। कुछ चीज़ें कम पाई जाती हैं और कुछ प्रचुरता से पाई जा रही हैं, तो जो प्रचुर है उनको आप ध्यान दीजिएगा। और पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, इतने सारे इलाकों में ये फैला हुआ है।
और इसमें क्या क्या उग सकता है, तो गेहूँ उग सकता है, कपास उग सकता है, दालें उग सकती हैं, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, सरसों और आलू। इसके अलावा जितनी भी बागवानी फसलें हैं वो भी इसमें उगाई जा सकती हैं। तो ये मिट्टी ठीक ठाक उपजाऊ होती है। अब यहाँ आप देखने वाले हैं भारत की रिफाइनरी और उनकी उत्पादन क्षमता को। ठीक है, मतलब रिफाइनरी का नाम हम देखेंगे, कौन से राज्य में है, कब शुरू हुई थी और उसकी क्षमता कितनी है। क्षमता जो है वो यहाँ पे लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से है। तो डिगबोई ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी है और असम राज्य में ये है। 1901 में ये प्रारंभ हुई थी और 5 लाख टन प्रति वर्ष की इसकी क्षमता है। ठीक है, 5 लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से इसकी कैपेसिटी है। ट्राम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र में है राज्य के हिसाब से। 1954 में ये प्रारंभ हुआ था। 55 ये लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से इसकी क्षमता है। इसके बाद ट्राम्बे को आप देख रहे हैं, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र में है। 1955 में प्रारंभ हुआ था। 60 लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से इसकी क्षमता है। विशाखापत्तनम HPCL ये आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में है। 1957 में ये आरंभ हुआ था। 45 इसकी क्षमता है। नूनामाटी जो है या नूनमती इसको कहा जाता है, IOCL का है रिफाइनरी और ये असम में है। इसकी लोकेशन असम में है। 1962 में स्टार्ट हुआ था और 8.5 इसकी क्षमता है। सभी जो है वो लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से। बरौनी जो है वो भी IOCL का है और ये आप देख रहे हैं बिहार में है। 1964 में स्थापित हुआ था और मतलब शुरू किया गया था और 33 इसकी क्षमता है। कोयली आपका ये भी IOCL का है और ये गुजरात में है। 1965 का है। कोच्चि इसकी क्षमता कितनी है, 95 है, थोड़ा बड़ा है। कोच्चि जो है ये केरल का है, CRL का है ये और 1966 में ये प्रारंभ हुआ था। 45 इसकी क्षमता है। चेन्नई का जो MRL है ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु, मतलब इसका जो रिफाइनरी है राज्यवार इसकी लोकेशन दी है, तमिलनाडु में अवस्थित है। साथ में 1969 में ये प्रारंभ हुआ था। 56 लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से इसकी क्षमता है। चेन्नई के बाद आप नीचे देख रहे हैं हल्दिया। तो हल्दिया कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। IOCL की यहाँ रिफाइनरी है और ये आपका 1975 में स्टार्ट हुआ था, यहाँ आप देख रहे हैं और 27 इसकी क्षमता है, 27.5। हल्दिया के बाद आप देखें बोंगाईगांव BRPL का है और ये असम में है। 1979 में स्टार्ट हुआ था। 13.5 इसकी क्षमता है। मथुरा का IOCL जो है ये यूपी में है, बताना नहीं होगा और 1982 का है। 1982 में इसको स्टार्ट किया गया था। 75 इसकी क्षमता है। नुमालीगढ़ ये IOCL का है रिफाइनरी और ये असम में ही है। 1999 में स्थापित हुआ था, मतलब शुरू किया गया था और 30 इसकी क्षमता है। जामनगर वाला ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा तेल शोधन रिफाइनरी है, तो तेल शोधन यहाँ पे होता है। तो तेल शोधन की इसकी सबसे ज़्यादा क्षमता है और ये गुजरात में है। 1999 में इसको स्थापित किया गया था, मतलब शुरू किया गया था और 270 इसकी क्षमता है। तो क्षमता से आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्षमता इसीलिए दी है कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा कैपेसिटी उसके पास है, किसके पास कम है। और करनाल वाला जो है ये हरियाणा में ही है। 1998 में शुरू हुआ था। 60 ही इसकी कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद मंगलौर HPCL है, ये कर्नाटक का है। 1998 में शुरू किया गया था। 30 इसकी कैपेसिटी है। पानागुंडी जो है ये यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, पानागुंडी जो है ये IOCL का है, तमिलनाडु का। 1999 में स्थापित हुआ था। 5 इसकी कैपेसिटी है। और पंचपद्रा जो है ये राजस्थान का है। 2013 से लेकर 17 के बीच में इसका संचालन किया जाता है। 9 ही इसकी कैपेसिटी है, ज़्यादा नहीं है। जबकि बीना जो है ये VORL का है और ये मध्य प्रदेश का है। 2011 में शुरू हुआ था और 6 MMT इसकी पावर मतलब कैपेसिटी है। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ ये 913.5। ये पूरे भारतवर्ष की रिफाइनरियों का क्षमता दिया हुआ है। इसके बाद जल विद्युत संयंत्रों का नाम दिया है और राज्यवार उनकी अवस्थिति दी है, जो कि आपको जानना आवश्यक है। तो इसमें आप देखें आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ आप देखें। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है, तो मचकुंड है, नागार्जुन सागर है, निजाम सागर है, सिलेरू है और श्रीसैलम है। ये क्या है, ये जल विद्युत संयंत्र है। बिहार में कोसी है, गुजरात में उकाई है, तापी जिसे आप कहते हैं, हथमाटी, साबरमती, भद्रा, काठियावाड़ और अकरी मोटा है, सरदार सरोवर हई है। जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती है, निचली झेलम है, सलाल है और बगलिहार परियोजना है। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं और हिमालयी नदियां हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियों में आमतौर पर जल विद्युत संयंत्र ही लगाए जाते हैं, लेकिन जो हिमालयी नदियां होती हैं वहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, जिसके कि बहुत सारे पर्पज होते हैं। तो झारखंड में मैथन है, इसके अलावा पंचेट है, बाला पहाड़ है, बोकारो है, कोनार है, अलैया है, अयार है, तिलैया है। ये सब जो है ये DVC के अधीन है। कुल मिलाकर ये झारखंड राज्य में स्थित जल विद्युत संयंत्र है। इसके बाद कर्नाटक में आप देखें जोग प्रपात है, महात्मा गांधी जोग प्रपात, शिव समुद्रम है, कावेरी पर बना है, भद्रा, मुनीराबाद, सरावती, तुंगभद्रा, कृष्णराज सागर, ये सारे कहाँ पे हैं, कर्नाटक में। केरल में इडुक्की है, पेरियार पर बना है, कल्लाड़ा है, कुट्टीडी है और पल्लीवासल है, परम्बिकुलम है, पोरिंगल है, पोन्नीवार है, साबरीगिरी है, पेरियार है। ये सारे क्या है, जल विद्युत संयंत्र हैं जो कि केरल राज्य में स्थित हैं। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जवाहर सागर है और प्रताप सागर है। इसके अलावा तवा प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश का ही है। इसमें आपको नदी का नाम भी पता होना चाहिए। तो आगे हम इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदी जो संबंधित नदी है उसको भी देखेंगे।
तो महाराष्ट्र में भोला है, भटनार, बीड़ है, इसके अलावा गिरना है, खोपाली है, कोयना नदी पर बना हुआ, पूर्णा है, पैथन है, बेतरना है। ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, मतलब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आप देखें सभी को एक साथ, तो दिखू दोयन ये दोनों नागालैंड में है, गोमती जो है ये त्रिपुरा में है। गोमती से आप कंफ्यूज होकर यूपी मत लगा दीजिएगा। और लोकटक तो आप जानते ही हैं, किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक पे ही बना हुआ है, और ये मणिपुर में है। कोपाली ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, हालांकि इससे पारिस्थितिकी को नुकसान भी पहुंचता है। और कोपाली आपका असम में है, खांडोंग और किरदमकुलाई जो है ये मेघालय का है, सिरलुई और बारावी आपका मिजोरम का है, रंगा नदी जो है अरुणाचल का है, और न्यू उमतुरु ये आपका मेघालय का है। तो पूर्वोत्तर वालों को एक साथ दे दिया है। इसके बाद ओडिशा का आप देखें, हीराकुंड महानदी पर बना है, बाली मेला ये आप देख रहे हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रिंगाली ब्राह्मणी नदी पर बना है, और इंद्रावती ये सारे जो है ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके क्रम में आगे बढ़ते हैं तो मणिपुर का आप देख रहे हैं लोकटक है, इम्फाल, साथ में पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब और हिमाचल में एक साथ दे रखा है। भाखड़ा नांगल ये सतलज पर बना हुआ है। डेहर जो है, ढेहर इसको कहा जाता है, व्यास नदी पर बना है। गिरिबाटा हरिके बैराज है, इसके अलावा बिनवा है, अंधरा है, चमेरा है, पोंग सियूल है, बसी नाथपा झाकरी असल में इसका नाम है, यहाँ आप देख रहे हैं। रंजीत सागर बांध है, चंजू है हिमाचल प्रदेश का, सैंज है हिमाचल प्रदेश का, सानन जल विद्युत परियोजना है, जोगिंदर नगर जल विद्युत परियोजना है, ये सब हिमाचल की है। तो राज्यवार लोकेशन दी हुई है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है, चंबल पे बने हुए हैं। तो ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, पानी से बिजली बनाई जाती है, और इसमें से बहुत सारी जो है वो मल्टीपर्पज है, यानी बहुउद्देशीय है। इसके बाद तमिलनाडु में आप देख लीजिए, मेटूर डैम है, और पेरियार है, एलियार है, कोडायार है, ये नीचे आप देख रहे हैं, मोयार है, पापनाशम है, पापनाशम एक परियोजना है, भवानी बैराज है, और कदमपरे कुंडा है, ये सब नाम है। मोयार जल विद्युत परियोजना है, शोलियार है, और सुलूरियार है, पार्सन्स वैली है, ये सब जल विद्युत परियोजनाएं तमिलनाडु राज्य में है। उत्तराखंड में टिहरी डैम है जो कि भागीरथी पर बना हुआ है। आपने पीछे देखा था अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो गंगा की जो मुख्य शाखा, मुख्य धारा है, उसका जन्म होता है। तो उसमें से भागीरथी जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलकर बाहर आती है, मतलब उसके पिघलने से बनती है, तो उसी पर टिहरी डैम बना दिया गया है, जिससे गंगा की धारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, दुष्प्रभावित हुई है। अपने फायदे के लिए इंसान नदियों को बांधता है, और नदियाँ फिर प्रदूषण की शिकार आसानी से हो जाती हैं। तो ये आपने देखा। इसके अलावा कोटेश्वर बांध ये भागीरथी पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में रिहंद, रामगंगा, छिब्रो और टोन्स ये सब जो है ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। पंजाब माफ कीजिए, पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे पंचेट और पुरुलिया है, जबकि सिक्किम में तीस्ता बांध है, रंजीत है और तशीडिंग है। नागालैंड में दोयांग है, और मिजोरम में ट्यूरियल है। तो इस तरीके से हमने जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, मतलब जहाँ पे भी पानी को रोककर उससे विद्युत का निर्माण होता है, उसको देखा राज्यवार। अब नीचे कुछ सौर ऊर्जा पार्कों के नाम दिए हैं, उन्हें आप देख लीजिए। तो देखिए, भारत में जो सौर ऊर्जा पार्क है उसमें रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ये मध्य प्रदेश में है। इसमें आपको करना क्या है, पार्क का नाम और उसका राज्य याद रखना है। तो रीवा अल्ट्रा, अब इसमें रीवा के नाम से आप वैसे भी एमपी गेस कर सकते थे, कोई बात नहीं। और अनंतपुरम द्वितीय ये आंध्र प्रदेश में है, ये सौर ऊर्जा पार्क है। मंदसौर सोलर फार्म जो है ये मध्य प्रदेश में है। कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ये आंध्र में है। और गैलीवेड्डू सोलर पार्क जो है ये आंध्र का है। चरणका सोलर पार्क ये गुजरात का है। एनपी कुंटा जो है ये आंध्र का है। और कामुथी सौर ऊर्जा परियोजना ये तमिलनाडु की है। भादला को आप देख रहे हैं, अभी 9वां जो है वो इधर छूट गया नीचे। पावागढ़, ये पावागढ़ या पावागढ़ कहा जाता है, पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक का है। इसके बाद देखें यहाँ पे 10वें को, भादला सोलर पार्क जो है ये आपका राजस्थान का है। रगने सदा जो सोलर पार्क है ये गुजरात का है। हर्षद सोलर पार्क ये गुजरात का है। काजा सोलर पार्क जो है ये गुजरात का है। और पटोदा जो है ये महाराष्ट्र का है। बुकपी सोलर पार्क मणिपुर का है। और बनकाल ये सोलर पार्क है मिजोरम का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ये ग्वाल पहाड़ी में है। और ग्वाल पहाड़ी का मतलब यहाँ पे गुरुग्राम यानी हरियाणा से तात्पर्य है। इसके बाद आप ताप बिजली केंद्रों को देखेंगे, तापीय विद्युत परियोजनाओं को, और ये राज्यवार दे रखी है। तो इसमें आंध्र में कौन कौन सी है ताप विद्युत केंद्रों के नाम दे रखे हैं। सिंहपुरी, मीनाक्षी, सेमकॉर्प, गायत्री, लैंको कोंडापल्ली, राजमुंदरी, दामोदरम, संजीवैया, विजेश्वरम, बेम्मागिरी, रायलसीमा, ये सब है आंध्र की। तेलंगाना में आप देखें सिंगरेनी है, भद्रादी है, रामागुंडम है, काकतीय है। असम में बोंगाई गांव है, चंद्रपुर है, नामरूप है और लखवा है। इसके अलावा आदम टीला और बांसखंडी, ये सब क्या है, ये ताप विद्युत परियोजना है, ताप बिजली केंद्र है। और असम के नीचे आप बिहार को देख रहे हैं, बरौनी है, कहलगांव है, दुर्गापुर है, मुजफ्फरपुर है, बाढ़ है, नबीब नगर है। ये सब जो है ये बिहार की ताप विद्युत केंद्र या थर्मल पावर स्टेशन। इसके बाद छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, कोरबा, रतीजा और नवापार, सीपल, लारा, भिलाई, ये सारे जो है ये ताप विद्युत केंद्र है। और ये भारत में, मतलब माफ कीजिए, ये छत्तीसगढ़ के हैं जो कि ताप बिजली का उत्पादन करते हैं, यानी ताप के सहारे, जो तापीय ऊर्जा है उसके सहारे विद्युत बनाई जाती है। दिल्ली में आप देखें बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, राजघाट, प्रगति और रिठाल, ये सारे जो है ये ताप बिजली केंद्र हैं, ये सब दिल्ली के हैं। गुजरात में कई सारे,
तो गुजरात में कौन कौन से हैं? धुआरम है, कच्छ है, कांडला है, महुआ, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन, बांकबोरी, कवास, गांधार, पिपावाव और अक्रीमोटा, पेगुथन, सलाया, मुंद्रा, ये सारे हैं। हरियाणा में महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि झज्जर में स्थित है, और राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हिसार वाला, यमुनानगर, पानीपत वाला, ये सारे जो है ये ताप विद्युत केंद्र है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट, पंपोर है। झारखंड में बोकारो, चंद्रपुरा, सुवर्णरेखा, जोजोबेरा, तेनुघाट, महादेव प्रसाद, पतरालू, ये सारे हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली, विंध्याचल, अनूपपुर, महान, गाडरवारा, ये सारे आते हैं। महाराष्ट्र में बल्लाल शाह, भूसावल, चंद्रपुर, चोबा, धोबाल, खापरखेड़ा, कोरादी, पारस, पारली, ट्राम्बे, उज्जैनी, उरण, माउडा, मैगांव, नासिक, ये सारे जो हैं ये ताप विद्युत केंद्र हैं। मणिपुर में लोकटक है, इम्फाल वाला, और पंजाब में तलवंडी साहब है, इसके अलावा गोइंदवाल साहिब है, रोपड़, राजपुरा, ये सारे हैं। राजस्थान में अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालनी, सवाई माधोपुर, गिरल, छाबड़ा, काली सिंध, ये सब जो है ना ये ताप विद्युत केंद्र है, यानी थर्मल पावर स्टेशन है। ओडिशा में बालीमेरा है, तलचर है, उत्कल है, देरंग है और कमलंगा है। इस तरीके से हमने देखा। तमिलनाडु और यूपी में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? एन्नोर, मैटूर, नेवेली, तूतीकोरिन, कुडलोर है। और उत्तर प्रदेश में कई सारे हैं, कुंदरकी है, बरखेड़ा है, मकसूदपुरा है, ये मकसूदापुर है असल में, बहराइच, दोहरी घाट और गोरखपुर, हरिद्वारगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, पारीछा, टुंडला, अनपरा, खंबरखेड़ा, सिंगरौली और मेजा, ये सब आप देख रहे हैं। ये सब क्या है? ये तापीय विद्युत स्टेशन है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालाघाट और साथ में कोलकाता, मुर्शिदाबाद, टीटागढ़, संथालडी, तीस्ता, बकरेश्वर, सागरडीघी, दिरशेलगढ़, बंदेल और हिरनमाए, ये सारे क्या है? पश्चिम बंगाल में ताप विद्युत केंद्र हैं। और कर्नाटक में है कुडगी। तो इस तरीके से हमने जो तापीय विद्युत संयंत्र थे या थर्मल पावर स्टेशन थे उनको देखा राज्यवार। इसके साथ साथ आप जो पवन ऊर्जा संयंत्र हैं और उनके स्थान है उनको भी देख लीजिए, साथ में उनकी मेगावाट क्षमता दी हुई है। तो अनंतपुर पवन पार्क ये आपका आंध्र प्रदेश का जो निम्बागल्लू है वहां पे स्थित है और इसकी जो क्षमता है वो 100 मेगावाट की है पवन ऊर्जा। और ममता खेड़ा पवन पार्क ये आपका 100 मेगावाट क्षमता वाला है, 100 से थोड़ी सी ज़्यादा है, मध्य प्रदेश ममटखेटा में ये है। इसके अलावा बेलुगुप्पा पवन पार्क ये बेलुगुप्पा में ही है जो कि आंध्र में पड़ता है, 100 इसकी भी क्षमता है, 100.8 के आसपास। तो ये तीनों लगभग एक ही जैसी क्षमता वाले। तुलजापुर जो है ये महाराष्ट्र का है, तुलजा भवानी से आप वैसे भी इसे महाराष्ट्र से गेस कर सकते थे। उस्मानाबाद में पड़ती है एग्जैक्टली, 126 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। वासपेट आपकी 144 मेगावाट वाली है और ये महाराष्ट्र में ही है, वासपेट नाम की जगह पे। इसके बाद बंकसावड़े पवन पार्क है और ये बंकसावड़े जो है ये 259 की कैपेसिटी रखता है, सतारा जिले में पड़ता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के ही सांगली में यहाँ आप देख रहे हैं ये ढलगांव पवन फार्म है जो कि 278 की कैपेसिटी वाला है, ये सब मेगावाट में है, MW। इसके बाद आप देखें ब्राह्मणवेल पवन फार्म ये 528 की कैपेसिटी वाला है, ये बहुत ज़्यादा क्षमता है, महाराष्ट्र के धुले में ये स्थित है। और उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी वाला जैसलमेर पवन पार्क है जो कि 1064 मेगावाट की क्षमता रखता है और ये राजस्थान के जैसलमेर में है। और यहाँ आप देख रहे हैं मुपंडल पवन फार्म है जिसे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है, 1500 मेगावाट की एक क्षमता रखता है और तमिलनाडु मतलब कन्याकुमारी में ये स्थित है, तमिलनाडु राज्य है इसका। तो ये हमने कुछ देखा। अब इसके बाद जो भारत के परमाणु ऊर्जा स्टेशन है उनको देखना शेष है, जो कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।